धरती का वीर पुत्र रामदीन और डाकुओं का अंत। अध्याय 1। सोना उगलती धरती। भारत के एक सुदूर कोने में पहाड़ियों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। जैसा नाम वैसा ही वह गांव। वहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि लोग कहते थे, यहाँ पसीना गिराओ तो सोना उगता है। इसी गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। रामदीन का शरीर गठीला था, चेहरा धूप से तपा हुआ और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो केवल ईमानदार मेहनत करने वालों में होती है। उसका परिवार छोटा था, पत्नी राधा, 10 साल का बेटा राजू और 7 साल की बेटी मुनिया। रामदीन के लिए उसका खेत ही उसका मंदिर था। वह ब्रह्मा मुहूर्त में, जब तारे भी आसमान में टिमटिमा रहे होते, तब अपनी खाद छोड़ देता। अपने बैलों, हीरा और मोती की पीठ थपथपाता और हल लेकर खेतों की ओर निकल पड़ता। गांव के बाकी लोग जब सोकर उठते, तब तक रामदीन आधा खेत जोत चुका होता था। एक दिन राजू ने पूछा, बाबा, आप इतना काम क्यों करते हैं? थकते नहीं? रामदीन ने माथे का पसीना पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह धरती हमारी माँ है। अगर हम इसकी सेवा नहीं करेंगे तो यह हमें रोटी कैसे देगी? और याद रखना, मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। इस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी। खेतों में गेहूं की बालियां हवा में ऐसे झूम रही थीं जैसे सुनहरे समुद्र में लहरें उठ रही हों। रामदीन बहुत खुश था। उसने राधा से कहा, इस बार मंडी में फसल बेचकर हम घर की छत पक्की करवाएंगे और मुनिया के लिए नई किताबें लाएंगे। पूरा परिवार खुशियों के सपने बुन रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इन खुशियों पर किसी की काली नजर लगने वाली है। अध्याय 2। काला साया। सुंदरपुर से करीब 50 कोस दूर बीहड़ों, घने जंगलों में कालिया सिंह नाम के खूंखार डाकू का राज चलता था। कालिया और उसका गिरोह मेहनत की कमाई लूटने में विश्वास रखता था। उसके नाम से ही आसपास के 50 गांवों में लोग कांपते थे। उसके पास घोड़े, बंदूकें और तलवारें थीं, और सबसे बड़ी बात, उसके पास दया नाम की कोई चीज नहीं थी। एक शाम जब रामदीन खेतों से लौट रहा था, उसने देखा कि गांव की चौपाल पर भीड़ जमा है। सभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। सरपंच जी का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। क्या हुआ काका? रामदीन ने पूछा। सरपंच ने कांपती आवाज में कहा, रामदीन, अनर्थ हो गया। कालिया डाकू का संदेश आया है। वह अगली अमावस की रात हमारे गांव आएगा। उसने कहा है कि सारी फसल, अनाज और घर का सोना चांदी तैयार रखना। अगर किसी ने मना किया तो वह पूरे गांव को आग लगा देगा। यह सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। औरतों ने रोना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहने लगे, हमें गांव छोड़कर भाग जाना चाहिए। कुछ ने कहा, जो वह मांगता है दे देते हैं, कम से कम जान तो बचेगी। रामदीन भीड़ के बीच से आगे आया। उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। भाग जाएंगे? कहाँ भागेंगे? यह हमारी जमीन है, हमारे बाप दादाओं की निशानी। हमने खून पसीना एक करके यह अनाज उगाया है। हम उसे किसी चोर लुटेरे को कैसे दे दे? गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा रामदीन, जोश से नहीं, होश से काम लो। वे हथियारबंद डाकू है, हम तो साधारण किसान हैं। हम उनसे कैसे लड़ेंगे? रामदीन ने अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए कहा, हथियार लोहे से नहीं, जिगर से चलता है काका। अगर हम आज झुक गए तो वे हर साल आएंगे। हमें लड़ना होगा। लेकिन गांव वाले डरे हुए थे। उस रात कोई निर्णय नहीं। अध्याय 3। हल बना हथियार। रामदीन उस रात सोया नहीं। वह अपनी खाट पर लेटा छत को घूरता रहा। राधा उसके पास आई और बोली, आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? चलिए हम भी औरों की तरह अनाज दे देते हैं। रामदीन ने राधा का हाथ पकड़कर कहा, राधा, अगर आज मैं डर गया तो कल राजू क्या सीखेगा कि मुसीबत आने पर दुम दबाकर भाग जाना चाहिए? नहीं, मैं एक किसान हूँ। मैं बीज को पेड़ बनाना जानता हूँ तो अपनी फसल की रक्षा करना भी जानता हूँ। अगली सुबह रामदीन ने एक अलग ही रूप धारण कर लिया। उसने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया। शुरुआत में केवल 4-5 लड़के आए, लेकिन रामदीन का हौसला देखकर धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। रामदीन ने कहा, भाइयों, उनके पास बंदूकें हैं, लेकिन हमारे पास हमारा दिमाग और हमारी एकता है। हम सीधे नहीं लड़ेंगे, हम उन्हें अपने तरीके से हराएंगे। योजना शुरू हुई। रामदीन ने गांव की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाने का सोचा। सुंदरपुर में घुसने का एक ही मुख्य रास्ता था जो 2 पहाड़ियों के बीच से आता था। एक खाइया। रामदीन और उसके साथियों ने रातों रात मुख्य रास्ते पर गहरी खाइयां खोदी और उन्हें पतली लकड़ियों और घास फूस से ढक दिया।
2 गुलेल और मिर्ची। गांव के बच्चों और महिलाओं को काम सौंपा गया। उन्हें सूखी लाल मिर्च पीसकर पाउडर बनाने और बड़े बड़े पत्थर जमा करने को कहा गया। राजू और उसके दोस्तों ने अपनी गुलेलें तैयार की। 3 जाल। गांव के शिकारियों ने रस्सियों के बड़े बड़े फंदे पेड़ों पर लटका दिए। रामदीन ने सबको समझाया, वे अमावस की रात आएंगे। अंधेरा उनका दोस्त है, लेकिन इस बार अंधेरा हमारा हथियार बनेगा। पूरा हफ्ता गांव में खेती नहीं बल्कि युद्ध की तैयारी हुई। जो लोग कल तक भागने की बात कर रहे थे, रामदीन के आत्मविश्वास को देखकर अब वे भी लाठियों पर तेल लगा रहे थे। अध्याय 4। वो अंधेरी रात। अमावस की रात आ गई। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। पूरा गांव सन्नाटे में था, जैसे वहाँ कोई न रहता हो। सभी लोग अपने अपने मोर्चों पर छिपे हुए थे। रामदीन गांव के प्रवेश द्वार के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के ऊपर मचान पर बैठा था। उसके हाथ में एक मशाल थी जो अभी बुझी हुई थी। करीब आधी रात को घोड़ों की टाप सुनाई दी। टप टप आवाज नजदीक आती गई। मशालों की रोशनी में कालिया डाकू और उसके 20-25 साथी दिखाई दिए। वे हंस रहे थे, बेफिक्र थे। उन्हें लगा कि डरे हुए गांव वाले थर-थर कांप रहे होंगे और सामान बाहर रखा होगा। जैसे ही कालिया का घोड़ा गांव के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, रामदीन ने सीटी बजाई। अचानक धड़ाम। सबसे आगे चल रहे 3 घोड़े, जिनमें कालिया का घोड़ा भी था, उस ढकी हुई खाई में गिर गए। घोड़ों की हिनहिनाहट और डाकुओं की चीख पुकार मच गई। मारो! रामदीन चिल्लाया। पेड़ों के ऊपर से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। राजू और उसकी वानर सेना ने गुलेलों से ऐसे निशाने साधे कि डाकुओं के सिर फूटने लगे। इससे पहले कि डाकू अपनी बंदूकें संभाल पाते, औरतों ने छतों से उन पर गर्म पानी और पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर फेंकना शुरू कर दिया। मिर्च आंखों में जाते ही डाकू बिलबिला उठे। वे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे, लेकिन अंधेरे में उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी खेतों में छिपे रामदीन और गांव के नौजवान जय बजरंगबली का नारा लगाते हुए लाठियां लेकर निकल पड़े। लाठियों की मार के आगे तलवारें फीकी पड़ गईं। गांव वाले अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे और डाकू सिर्फ लालच के लिए। जिसका मकसद बड़ा होता है, ताकत उसी की। अध्याय 5। आखिरी मुकाबला और नई सुबह। कालिया डाकू खाई से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। वह गुस्से से पागल हो रहा था। उसने अपनी तलवार निकाली और रामदीन की ओर लपका। तू है वो किसान, आज मैं तेरा सर काट कर ले जाऊंगा। कालिया गरजा। रामदीन के पास सिर्फ एक मजबूत लाठी थी, जिस पर लोहे के छल्ले चढ़े थे। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। कालिया तलवार घुमाता, लेकिन रामदीन, जो वर्षों से हल चलाकर फौलाद बन चुका था, बड़ी फुर्ती से वार बचा लेता। जब कालिया ने एक जोरदार वार किया, रामदीन ने झुककर उसे बचाया और अपनी लाठी पूरी ताकत से कालिया की कलाई पर दे मारी। तलवार हाथ से छूट गई। अगले ही पल रामदीन ने लाठी कालिया की टांगों पर मारी और उसे जमीन पर गिरा दिया। रामदीन ने अपनी लाठी कालिया की छाती पर रख दी। जमीन हमारी है, अनाज हमारा है। तुम जैसे लुटेरों का यहाँ कोई काम नहीं। तब तक बाकी डाकू या तो बंधक बना लिए गए थे या भाग खड़े हुए थे। सुबह की पहली किरण के साथ पुलिस भी गांव पहुंच गई, जिसे सरपंच के बेटे ने शहर जाकर खबर दी थी। पुलिस ने कालिया और उसके गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर ने रामदीन की पीठ थपथपाई और कहा, जो काम पूरी पुलिस फोर्स नहीं कर पाई, वो एक किसान और उसके गांव ने कर दिखाया। निष्कर्ष। सूरज निकल आया था। सुंदरपुर के खेतों में आज फिर से वही सुनहरा रंग बिखरा था, लेकिन आज वह रंग और भी गहरा लग रहा था, क्योंकि उसे बचाने के लिए गांव वालों ने अपना पसीना और साहस दोनों मिलाया था। राजू दौड़कर आया और अपने पिता के गले लग गया। बाबा, आप तो असली हीरो है। रामदीन ने उसे गोद में उठाया और गांव वालों की तरफ देखा। मैं अकेला हीरो नहीं हूँ बेटा, यह जीत हमारी एकता की है। जब तक किसान अपने खेत और अपनी मेहनत की इज्जत करेगा, कोई डाकू या लुटेरा उसे हरा नहीं सकता। उस दिन के बाद से सुंदरपुर का नाम बदल गया। लोग उसे वीरपुर कहने लगे और रामदीन की यह कहानी पीढ़ियों तक बच्चों को सुनाई जाती रही कि असली ताकत बंदूक में नहीं, बाजुओं की मेहनत और दिल की हिम्मत में होती है। कहानी से सीख। मोरल। एक संगठन में शक्ति है। अकेला चना भाल नहीं फोड़ सकता, लेकिन मिलकर एक पूरा गिरोह हराया जा सकता है। 2 साहस और बुद्धि। केवल ताकत काफी नहीं होती, मुसीबत के समय बुद्धि का प्रयोग भी जरूरी है। 3 अन्याय के खिलाफ आवाज। बुराई के सामने झुकना नहीं चाहिए, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए।